अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पॉलीमराइजेशन का। ठीक है। पॉलीमराइजेशन से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बता देता हूँ, आप उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, हमारे एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसे हम कहते हैं मोनोमर। मोनो का मतलब होता है मोनो का मतलब होता है वन। ठीक है, ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। और इसी तरह से जो मर है, मर के मतलब होते हैं यूनिट। ठीक है, यूनिट कह लीजिए या मॉलिक्यूल्स कह लीजिए। तो मोनोमर का मतलब एक ऐसे कंपाउंड की बात हो रही है। मोनोमर का मतलब है एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर आपके पास सिर्फ एक ही यूनिट हो। ठीक है। जैसे अगर मैं इसकी एग्जांपल आपके सामने लिखूं, सो MgH2 फॉर एग्जांपल, MgH2। ये कंपाउंड आपको एक ही दफा, एक इस कंपाउंड में आपको एक ही यूनिट नजर आ रही है, MgH2। अगर मैं आपसे कहता हूँ पॉलीमर, तो पॉली का मतलब होता है मैनी। ठीक है। और मर का मतलब आपको पता है यूनिट। इसका मतलब एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर बहुत सारी यूनिट्स हैं। ठीक है, इसका मतलब देखें, MgH2, ये तो आपके पास एक यूनिट हो गई। फिर क्योंकि बहुत सारी यूनिट है इसकी, इसका मतलब यही स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा होगा। MgH2, फिर MgH2, फिर MgH2, और ये चेन कितनी भी बड़ी हो सकती है। सो अगर आप इस MgH2 को देखें तो देखें, इस कंपाउंड के अंदर, इस पूरे कंपाउंड के अंदर आपको एक ही यूनिट नजर आ रही है, MgH2, एक ही मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर हम इस कंपाउंड को देखूं तो देख रहे हैं MgH2 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 MgH2, एक चेन है जिसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल बार बार अपनी जैसे मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है। अब ये अपने जैसे मॉलिक्यूल से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, और हो सकता है कि किसी दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ जाए। ठीक है। तो मोनोमर्स का मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, और पॉलीमर का मतलब एक बड़ी चेन है मॉलिक्यूल्स की जिसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल बहुत सारी दफा रिपीट हो रहा है। ठीक है, उसे हम पॉलीमर कहते हैं। अच्छा, मोनोमर के और नेम्स देख लीजिए बेटा। मोनोमर्स को हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ठीक है, आप चाहें तो मोनोमर कह दीजिए, आपकी मर्जी है। आप चाहें तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स कह दीजिए। ठीक है, इसके अलावा आप चाहें तो इसे माइक्रो मॉलिक्यूल्स कह दीजिए, इन सब के मतलब एक ही है। ठीक है। इसी तरह से पॉलीमर को आप चाहें तो लार्ज मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। ठीक है, लार्ज कह लें, कॉम्प्लेक्स कह लें, आप इसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप इसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और आप इसे लॉन्ग चेन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मोनोमर, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब हो गया छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। और जब वही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, एक बड़ा कंपाउंड बना लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं पॉलीमर। लार्ज मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, लॉन्ग चेन, ये सब एक ही के नाम है। ठीक है, अब इस चेन के अंदर हो सकता है कि सिमिलर मॉलिक्यूल रिपीट हो रहा हो, या फिर कोई और मॉलिक्यूल रिपीट हो रहा हो। मतलब जैसे मैंने इस चेन के अंदर सिर्फ MgH2 लिखा है, सिर्फ MgH2 रिपीट हो रहा है ना। तो हो सकता है किसी कंपाउंड के अंदर एक ही जैसी यूनिट्स हो, जैसे ये आपके सामने एग्जांपल है। और हो सकता है कि यूनिट्स उसके अंदर डिफरेंट हो, जैसे MgH2 है, CH2 है, MgH2 है, CH2 है। तो हो सकता है कि चेन्स के अंदर एक से ज्यादा तरह के मॉलिक्यूल्स आ रहे हो, फिर भी वो पॉलीमर ही कहलाएगा। अच्छा, अब पॉलीमराइजेशन होता क्या है। भाई देखें, आपके पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स थे, उन स्मॉल मॉलिक्यूल्स को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। स्मॉल मॉलिक्यूल्स को जोड़ता चला गया, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को जोड़ता चला गया, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को जोड़ता चला गया। तो हमारे पास ज़ाहिरी बात है एक बड़ी चेन बन जाएगी मॉलिक्यूल्स की। ऐसा ही है, एक लार्ज मॉलिक्यूल बन जाएगा। जब मैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ूंगा तो मेरे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा। अच्छा, अब इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स को हम किसका नाम देते हैं, आपको पता है, मोनोमर का। ठीक है, इसका मतलब मैंने मोनोमर को ऐड कर दिया मोनोमर के साथ, और मेरे पास ज़ाहिरी बात है क्या बन जाएगा, पॉलीमर। और ये प्रोसेस आपके पास क्या कहलाता है, ये प्रोसेस आपके पास कहलाता है पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, पॉलीमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जोड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको सिर्फ इतनी बात बताई है कि जब भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, एक पॉलीमर बना लेते हैं, तो ये पॉलीमर का बनना कहलाता है पॉलीमराइजेशन।
ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और देख लीजिए, अगर इस चेन को मैंने यहाँ पे आपसे शेयर किया है तो देखें इस चेन के अंदर एक ही यूनिट बार बार आ रही है, और वो डिपेंड करता है कि कितने मॉलिक्यूल्स हम जोड़ रहे हैं। अगर मैं 4 मॉलिक्यूल्स को जोड़ रहा हूँ तो जाहिर बात है ये चेन के अंदर 4 मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन अगर मैं 10 मॉलिक्यूल्स को जोड़ूंगा तो जाहिर बात है चेन और बड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब इस चेन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते, वो कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, वो कितने भी हो सकते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, देखो इसे हमें नहीं पता कि इस चेन के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वो कितने भी हो सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप इस फॉर्मूले को ब्रैकेट में लिखते हैं। ये फॉर्मूला मैंने ब्रैकेट में लिखा और यहाँ पे मैंने लगा दिया एन। इस एन का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट्स। अब यूनिट्स हमें पता ही नहीं है क्योंकि हर दफा चेंज होंगी। जरूरी नहीं है कि हमेशा इस पॉलीमर के अंदर 10 ही यूनिट्स हो, कभी इसमें 20 भी हो सकती हैं, कभी इसमें 100 भी हो सकती हैं, कभी 150 भी हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि कितने मोनोमर्स जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो चेन के अंदर कभी भी यूनिट्स फिक्स नहीं होती, इस वजह से हम यहाँ पे एन को शो कर देते हैं। एन का मतलब है, ये फॉर्मूला हम जर्नल पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमें क्वांटिटी नहीं पता। ठीक है, डेफिनेशन देख लीजिए, ऑलमोस्ट आपको सब क्लियर होगा। द प्रोसेस इन विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जिसे हम मोनोमर्स भी कहते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स मींस मोनोमर्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल पॉलीमर। तो वो आपसे कह रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मतलब मोनोमर्स जुड़ रहे हैं और क्या फॉर्म हो रहा है, एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है पॉलीमर। इसे हम किसका नाम देते हैं, पॉलीमराइजेशन का। ठीक है, जब भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ने के बाद एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं पॉलीमराइजेशन का। इस पॉलीमराइजेशन की दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन और एक को हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। दोनों में बहुत आसान सा फर्क है। आ, यहाँ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखें, फॉर एग्जांपल मैंने मोनोमर को जोड़ा। ठीक है, मोनोमर एम डॉट एम लिख रहा हूँ शॉर्ट में, मोनोमर। मैंने मोनोमर के साथ मोनोमर को जोड़ा, ज्वाइन किया, और मेरे पास बन गया पॉलीमर। ठीक है, एक बड़ा कंपाउंड बन गया। तो जब भी मैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ता हूँ तो मेरे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है, सिर्फ एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म होगा और कुछ फॉर्म नहीं होगा। सो ये प्रोसेस आपके पास कहलाएगा एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, लेकिन अगर आप मोनोमर्स को जोड़ रहे हैं, ठीक है, अगर आप मोनोमर्स को जोड़ रहे हैं और आपके पास पॉलीमर तो बन ही रहा है, मतलब एक बड़ा मॉलिक्यूल तो बन ही रहा है, साथ में आपके पास सिंपल मॉलिक्यूल्स भी बन रहे हैं, कोई ना कोई सिंपल मॉलिक्यूल भी बन गया। ठीक है, आपके पास कोई ना कोई सिंपल मॉलिक्यूल भी बन गया, तो आप उसे किसका नाम देंगे, आप उसे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का नाम देंगे। ठीक है, दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया। जब भी हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ते हैं और हमारे पास सिर्फ एक बड़ा कंपाउंड बनता है तो उसे हम कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। अगर हम मोनोमर्स को जोड़ रहे हैं, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़ रहे हैं और हमारे पास एक बड़ा कंपाउंड तो बन रहा है, एक चेन तो बन रही है, लेकिन साथ में एक छोटा सा मॉलिक्यूल भी निकल रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब वो सिंपल मॉलिक्यूल कोई भी हो सकता है, लाइक वाटर। मेनली वाटर निकलता है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, जो सिंपल मॉलिक्यूल है वो वाटर ही रिलीज हो रहा होता है। तो बस में ये फर्क है सिंपल सा। अगर सिर्फ पॉलीमर बन रहा है तो एडिशन पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर के अलावा कुछ और भी बनता है तो आप उसे बोलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, सिंपल। एडिशन पॉलीमराइजेशन पे आ जाइए। इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये एक पॉलीमराइजेशन की ऐसी टाइप है जिसके अंदर मोनोमर्स ज्वाइन टू फॉर्म पॉलीमर, जिसके अंदर मोनोमर्स जुड़ते हैं और पॉलीमर बनता है विदाउट एनी एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, जिसके अंदर कोई सिंपल मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होता। एलिमिनेट का मतलब निकलता नहीं है उसमें से, जैसे HCl है, जैसे वाटर है। एक और मैं आपको बता रहा हूँ, मिथानॉल भी होता है। सो वाटर भी निकल सकता है, HCl भी निकल सकता है और CH3OH भी निकल सकता है। ठीक है, CH3OH भी एक कंपाउंड है जो हमारी बुक के अंदर एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हम सिर्फ ऑलमोस्ट हमें जितनी भी नॉलेज होती है वो बुक तक होती है। ठीक है, अगर आपसे थोड़ा सा भी कोई ज़्यादा पढ़ लेता है तो उसको पता होता है कि भाई बुक के अंदर वाटर और HCl लिखा है, तो कम से कम आपको एक एग्जाम्पल और पता होनी चाहिए जो बहुत कॉमन चीज़ें हैं उनकी। तो एडिशन पोलीमराइजेशन या कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो अगर कभी भी आप एलिमिनेशन पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए कि सिंपल मॉलिक्यूल कौन कौन से हो सकते हैं। तो सिंपल मॉलिक्यूल HCl हो सकता है, वाटर हो सकता है, CH3OH हो सकता है। ठीक है, मिथानॉल, मिथानॉल हम कच्ची शराब को भी कहते हैं।
सो इन तीनों में से कोई भी मॉलिक्यूल अगर नहीं निकलता तो हम उसे कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन, और अगर ये मॉलिक्यूल्स निकल रहे होते हैं तो फिर हम उसे कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है। पॉलीमराइजेशन की एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं। मैं बहुत ठहर ठहर के बहुत तमीज से पढ़ा रहा हूँ आपको। जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलने के बाद एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, साथ में कोई और चीज़ नहीं बनती, कोई वाटर नहीं बनता, कोई HCl नहीं बनता, कोई मिथानॉल नहीं बनता। ऐसी पॉलीमराइजेशन को हम कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है। इसी तरह से कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पे आ जाइए। In this type of polymerization, monomers join to form polymer with the elimination of simple molecules such as water, HCl, methanol is known as condensation polymerization। एक ऐसी टाइप है पॉलीमराइजेशन की जिसमें मोनोमर्स जुड़ते हैं और साथ में पॉलीमर भी बनता है और कोई ना कोई मॉलिक्यूल भी एलिमिनेट होता है। मीन्स एक बड़ा मॉलिक्यूल तो बन ही रहा है और साथ में कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स भी बन रहे हैं, जैसे वाटर हो सकता है, HCl हो सकता है और मेथनॉल हो सकता है। ठीक है। अब उनकी एग्जाम्पल्स देख रहे थे। पॉलीथीन। पॉलीथीन हम प्लास्टिक को कहते हैं। पॉलीथीन अगर आपने सुना हो तो पॉलीथीन के बैग्स आते हैं, वो आपने कलरलेस शॉपर देखे होंगे जिसमें हम चीज़ें लेके आते हैं, वो पॉलीथीन के बैग्स हैं। शॉपर को हम पॉलीथीन कहते हैं। तो एक टाइप की प्लास्टिक है। अच्छा, इसमें हम क्या लेते हैं, इसमें हम इथीन लेते हैं। इथीन एक केमिकल है, गैस है। इसका फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपको पता भी होगा, मैंने आपको आयुर्वेदिक नेमिंग थोड़ी बहुत पढ़ाई है अभी। ईथ का मतलब होता है दो। अगर आपको याद हो, हमने जो भी प्रीफिक्सेस पढ़ी थी तो कार्बन के लिए हमने पढ़ा था कि ईथ का मतलब होता है दो कार्बन। तो देखें यहाँ पे मैंने दो ही कार्बन मेंशन किए। ठीक है। और ईन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखें डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है। सो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं इथीन का। सिंपल, हमने क्या करना है, जब रिएक्शन होगा तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आप इस केमिकल को हीट करेंगे तो जब ये केमिकल हीट होगा तो इसके अंदर से डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर केमिकल के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हमेशा वही ब्रेक होगा। हाँ, एक्सेप्ट कुछ केसेस हैं, जैसे बेंजीन का केस। अभी हम चैप्टर 7 के अंदर एक केस पढ़ेंगे बेंजीन का। तो बेंजीन को छोड़ के जितने भी केसेस हैं, अगर उनमें रिएक्शन होता है तो डबल बॉन्ड अगर आपको नजर आ रहा है तो सबसे पहले डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए। इसका मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। और जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो देख लीजिए आपके पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो ये रहा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक चेन है। ठीक है, ये देखें, ये स्ट्रक्चर तो आपने लिख दिया एक दफ़ा। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, एक सेकेंड। ये देखें, ये ये थीन आपने लिख दी एक दफ़ा। ठीक है। फिर ये आपने लिख दी दूसरी दफ़ा। अब आप इसे तीसरी दफ़ा भी लिख दें, चौथी दफ़ा भी लिख दें, पांचवी दफ़ा भी लिख दें, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक चेन है, एक पॉलीमर है। अब पॉलीमर के अंदर एक ही यूनिट बार बार रिपीट हो रही होती है। सो अगर इसको मैं आपको टेक्स्ट से बताऊं ना, ये देखें, हमें पता है एक यूनिट क्या है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये एक यूनिट हो गई। अब आपकी मर्जी है, इस यूनिट को आप एक दफ़ा लिखते हैं प्रोडक्ट में, या आपकी मर्जी है जितना आपके पास टाइम है आप इसको उतनी दफ़ा लिखती हैं। एक ये मैंने एक दफ़ा लिख दी, अगर मैं इसको एक और दफ़ा लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, CH2 फिर अगर आपको दिल कर रहा है आप इसे एक और दफ़ा लिख दीजिए, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अगर आप और फारिग हैं तो लिखते जाइए CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। तो जितनी भी दफ़ा लिख रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप एन लाजमी लगाएंगे लास्ट के अंदर। यहाँ पे मैंने भी एन लगाया है। ठीक है। तो ये चेन आपके ऊपर है, चेन को आप कितनी बड़ी बनाते हैं, लेकिन एटलीस्ट यूनिट पूरी लिखिएगा, यूनिट पूरी लिखिएगा। फॉर एग्जांपल, मैं अगर लिख रहा हूँ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये एक यूनिट हो गई। मुझे पता है कि एक यूनिट के अंदर दो दफ़ा CH2 आता है। देख लें इथीन का मॉलिक्यूल देखें, इथीन के मॉलिक्यूल में एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो CH2 हैं। एक एक मॉलिक्यूल तो मैंने लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ तक लिख के छोड़ दूंगा ना तो ये मिस्टेक है, क्योंकि आपने यूनिट पूरी नहीं की। ये तो आपने 1.5 यूनिट लिखी है, क्योंकि दो कार्बन तो एक ही यूनिट के अंदर आ जाते थे। देखें इथीन के अंदर आप देखें तो CH2 दो दफ़ा है। तो ये मैंने एक यूनिट तो मैंने लिख दी और दूसरी यूनिट मैंने कंप्लीट ही नहीं की, तो ये गलत है। तो अगर आप एक और CH2 लिख रहे हैं तो फिर आप उसके साथ एक और CH2 लगाएं ताकि यूनिट कंप्लीट हो जाए। तो यूनिट आपने कंप्लीट लिखनी है, चाहे आप एक यूनिट लिखें, चाहे आप दो यूनिट लिखें, चाहे आप 3 यूनिट लिखें। आप 1.5 यूनिट, 2.5 यूनिट, 3.5 यूनिट नहीं लिखेंगे, आप यूनिट्स पूरी लिखेंगे। मेरे हिसाब से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। बस हम एक आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ी सी मुश्किल है। बेकलाइट की। बेकलाइट की देखें, सबसे पहले आपको रेसिपी पता होनी चाहिए, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है।
इसके लिए हमें फिनोल चाहिए होते हैं और साथ में हमें फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए होता है। अब ये जो फिनोल्स हैं और फॉर्मेल्डिहाइड हैं, ये असल में चैप्टर 9 के कंपाउंड्स हैं। फिलहाल मैं आपको थोड़ा बहुत बेंजीन के बारे में बता देता हूँ। वैसे बेंजीन हम चैप्टर 7 के अंदर पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। देखिए, एक ऐसा स्ट्रक्चर आपको केमिस्ट्री के अंदर बहुत दफ़ा नज़र आएगा, चैप्टर 7 के अंदर भरा है ये कंपाउंड बहुत दफ़ा है। ठीक है, याद ये रखना है आपने, जहाँ भी आपको एक कॉर्नर नज़र आ रहा है ना, जहाँ भी आपको एक कॉर्नर नज़र आ रहा है, देखें यहाँ से टर्न आ गया, फिर देखें टर्न आ गया, टर्न आ गया, टर्न आ गया, तो यहाँ जहाँ पे आपको ये नोके नज़र आ रही हैं, कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं, हर एक कॉर्नर पे आपको कार्बन, हर एक कॉर्नर का मतलब है यहाँ एक कार्बन है। ठीक है, देख लीजिए, इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं आपको ऐसे ओपन करके दिखाऊं तो ये देखें कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। ठीक है, और बेंजीन के केस के अंदर हर एक कॉर्नर पे हाइड्रोजन भी होता है। ठीक है, अभी देखें, अभी इस लेवल पे आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि अगर इस तरह की कोई रिंग नजर आ रही है आपको, तो समझ जाएगा इस रिंग को देखते ही कि हर एक कॉर्नर का मतलब वहां पे कार्बन और हाइड्रोजन है। देख लें, हर एक कॉर्नर पे कार्बन है और उसी के साथ हाइड्रोजन है, हर एक कॉर्नर पे कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन है, हर एक कॉर्नर पे कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन है। तो इस जहां जहां भी आप मुड़ेंगे, जहां जहां भी आपको कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं, तो इस लेवल पे चैप्टर 6 के अंदर आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि हर एक कॉर्नर पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, ये फिनोल का फॉर्मूला है। बेंजीन और फिनोल में क्या फ़र्क है? देखें, बेंजीन और फिनोल में सिर्फ इतना फ़र्क है कि यहाँ देख रहे हैं बेंजीन के ऊपर एच प्रेजेंट है। अगर इसी एच को हटा के मैं यहाँ पे ओ एच लगा दूँ तो ये बन जाता है फिनोल। ठीक है, बेंजीन और फिनोल के अंदर क्या फ़र्क है? बेंजीन के अंदर से जब भी आप हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, ज़रूरी नहीं ऊपर वाला हाइड्रोजन आप निकाल रहे हैं, कोई सा भी हाइड्रोजन आप निकाल दीजिए। तो बेंजीन में से जब भी आप हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और रिमूव करने के बाद वहाँ पे ओ एच ग्रुप लगा देते हैं, तो बनने वाला कंपाउंड आपके पास कहलाता है फिनोल। ठीक है, इसे हम फिनोल भी कहते हैं, इसे हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। तो अगर पेपर में कहीं कार्बोलिक एसिड लिखा हुआ आ रहा है तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, वो आपसे फिनोल ही की बात कर रहा है। जिस भी केस में लिखा हुआ आता है फिनोल, जिस भी केस में लिखा आता है कार्बोलिक एसिड, तो समझ जाएगा कि एक ही की बात हो रही है। तो बेंजीन और फिनोल में आपको फ़र्क समझ आ गया कि जब भी एच हटा के हम यहाँ पे ओ एच लगा देते हैं तो आप इस कंपाउंड को फिनोल पढ़ते हैं। अच्छा देखें, यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे पहले सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है। इस या तो आप ऐसे लिख दीजिए, सिंगल बॉन्ड लगा दें, डबल बॉन्ड लगा दें, सिंगल बॉन्ड लगा दें, डबल बॉन्ड लगा दें, और अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे तो आप सिंपल क्या करें, आप इसके अंदर एक सर्कल बना दें, ऐसे करके जैसे इन्होंने बनाई है। ये सर्कल आपको नजर आ रहा है? ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी, आप सर्कल कर दें, आपकी मर्जी है एक बॉन्ड छोड़ के पहले सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ऐसे लगा दें। तो ये आपके पास फिनोल था। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड हम कहते हैं कि जब भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ, ये असल में सारी जितने भी कंपाउंड्स हैं वो आपके लिए नए हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपने पढ़े ही नहीं है, और बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। ऐसा ऐसा चैप्टर 9 में ये सब आप पढ़ लेंगे, फॉर्मल्डिहाइड का डिटेल टॉपिक है। कार्बन के साथ जब भी डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, कार्बन के साथ जब भी डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो बेटा इसे हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, कार्बन के साथ जब भी डबल बॉन्ड लगा के, ठीक है, कार्बन के साथ जब भी डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो आप उसे कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, और अगर इसी कार्बोनाइल ग्रुप के पास, इसी कार्बोनाइल, ये देखिए कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, कार्बन के साथ जब भी डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो उसे हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। इसी कार्बोनाइल के अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन है तो आप उसे कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप के जब भी दोनों साइड्स पे, लेफ्ट वाली साइड पे भी और राइट वाली साइड पे भी, जब भी दोनों साइड्स पे आपको कार्बन नजर आएगा तो दोनों साइड पे आपको हाइड्रोजन नजर आएंगे तो आप उसे किसका नाम देंगे? फॉर्मल्डिहाइड का नाम देंगे। आगे चलिए, हमने एक और फिनोल लिया। अब यहाँ पे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ थोड़ा सा, तो इसे गौर से देखिएगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी रिएक्शन होता है तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अगेन यहाँ भी डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, बिल्कुल डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, और जैसे ही डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से ऑक्सीजन फ्री होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे हर कॉर्नर पे, हर एक कॉर्नर पे कार्बन और हाइड्रोजन है, अभी मैंने आपको पढ़ाया है बेंजीन से। इसी तरह से यहाँ भी फिनोल है तो यहाँ भी हर एक कॉर्नर पे कार्बन प्रेजेंट होगा। ये ऑक्सीजन क्या करता है? देखें, ऑक्सीजन को याद रख लीजिए, मल्टीपल रिएक्शंस पढ़ेंगे पूरी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर।
आपने याद ये रखना है कि कभी भी अगर आपने ऑक्सीजन को स्टेबल करना है ना तो वाटर बना दीजिए। वाटर मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है। वाटर रिएक्शन नहीं करता इतनी आसानी से। सो रिएक्शन अपने आप को पूरी कोशिश करता है कि वो वाटर फॉर्म करे। तो बेटा जब भी ऑक्सीजन को हमें स्टेबल करना होता है तो हम वाटर बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, और आपको पता है कि हर एक कॉर्नर पे हाइड्रोजन है। तो ये क्या करेगा, इससे जाके अट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन को, यहाँ से हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा, और क्या बन जाएगा, OH। लेकिन आपको पता है कि एक वाटर के कम मॉलिक्यूल के अंदर दो हाइड्रोजन आते हैं। ऐसे ही H2 होता है ना, फॉर्मूला H2, इसका मतलब हाइड्रोजन दो है। तो एक तरफ से तो इसे कैप्चर करता है, और एक तरफ से ये यहाँ के हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा। सो ये क्या फॉर्म कर लेगा, ये फॉर्म कर लेगा H2O। यहाँ तक तो H2O बन गया। अब जब ये ऑक्सीजन यहाँ चला जाएगा इन दोनों के पास और वाटर बना लेगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से आपके पास H बच जाएगा, यहाँ से आपके पास H बच जाएगा, और यहाँ से C बच जाएगा। और ऑक्सीजन तो चला गया, ऑक्सीजन तो वाटर के अंदर चला गया। इसका मतलब इस पूरे सेंटर वाले कंपाउंड में से आपके पास CH2 बचा है, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन, CH2। तो अब हम इसे फॉर्म कर देते हैं। तो इसमें से वाटर निकल गया। ऐसे ही मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन जाके हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा और कोशिश करेगा वाटर फॉर्म करने की। तो इसने वाटर यहाँ पे फॉर्म कर लिया। उसके बाद आपके पास एक कंपाउंड बन जाएगा जिसे हम नाम देते हैं बेकलाइट। देखें कंपाउंड आपको देखने में मुश्किल लग रहा है, इतना मुश्किल नहीं है। ये आपके पास फिनोल है, ये फिनोल हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद देखें ऑक्सीजन तो जा चुका था वाटर के अंदर, क्या बचा था, CH2। तो ये देखें ये मैंने लिख दिया CH2। फिर दोबारा फिनोल, फिर ये आ गया। फिर उसके बाद क्योंकि ये लंबी चेन है, इसके अंदर कंपाउंड जुड़ते जाते हैं जुड़ते जाते हैं जुड़ते जाते हैं, तो हमने इसके बाद दोबारा CH2 लिख दिया। अब CH2 आ गया, अब CH2 के बाद क्या आएगा, दोबारा फिनोल आ जाएगा। फिर फिनोल के बाद दोबारा क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, फिर दोबारा फिनोल। तो चेन इस तरह से चलती रहेगी, पहले फिनोल फिर CH2, या पहले CH2 फिर फिनोल फिर CH2 फिर फिनोल फिर CH2 फिर फिनोल फिर CH2 फिर फिनोल। तो ये चेन एक लंबी चेन है, और सिंपल में आप लास्ट में लगा दीजिएगा N, जो कि इस बात को इंडिकेट करेगा कि हमें नहीं पता इस चेन के अंदर कितने भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम N मेंशन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं पॉलीमराइजेशन को एंड कर रहा हूँ। मैंने पूरी कोशिश की है आपको अपनी तरफ से कि पॉलीमराइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए। अगले लेक्चर में पॉलीमराइजेशन का मैं आपको रिव्यू भी दे दूंगा, लाइट सा बिल्कुल। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे मैं ये वाला लेक्चर एंड कर रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।